Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very warm welcome to this concluding round of session of the PIDE conference. I'm joined, as you just heard, Dr. Fahim, I'm joined by a stellar cast, a galaxy of experts, academics, policy practitioners, and industrial experts. So it's a very diverse set of speakers, and I hope it will be a productive discussion. However, I will, I'm sort of sending out a word of warning, I will be a time Nazi. You know, I'll hold you to the 5-minute limit because, you know, we have a sort of conclusion to follow. So by way of prefacing this discussion, I want to highlight that our national discourse on CPEC and other similar economic initiatives has been characterized by unrealistic expectations of economic miracles, and as a result of those tall and unrealistic expectations, we also run into very soon into certain disillusionments when those unrealistic expectations are not met. So in addition to the specific dimensions or projects and plans of programs like CPEC, it is important for us to critically assess our national discourse on economic development as well, and the framing of that discourse. So to sort of start off the debate, I would request Dr. Liaquat, who heads the CPEC Center of Excellence, to give us a very brief overview of the achievements under CPEC so far. Dr. Saab, please. Thank you. Thank you, Dr. Hafiz. प्लीज़ ये फील फ्री जी, मैंने अंग्रेज़ी में आगाज़ किया है, लेकिन उर्दू में बात कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनको आसानी होगी. सो फील फ्री टू स्पीक इन उर्दू, अंग्रेज़ी, पश्तो, विच एवर लैंग्वेज, बलोची. ओके, चलो. अच्छा, अगर मैं सीपेक ओवरव्यू अगर मैं शुरू करूं, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ इवेंट्स हुए हैं थ्रू आउट ये 2013 ऑनवर्ड टिल एज अप टुडे. तो मैं थोड़ा सा टेम्पोरल सीक्वेंस में जाऊंगा ताकि थोड़ा मुझे भी आसानी हो. असल में सीपेक ओवरव्यू से थोड़ा पहले मैं सीपेक को कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहता हूँ. सीपेक जब स्टार्ट हो रहा, जब सीपेक से पहले 2013 से पहले आप सबको पता है कि चाइना पाकिस्तान की जो सिचुएशंस थी वहाँ काफ़ी मुश्किल हालात में थी. एनर्जी क्राइसिस थी, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, हमारी रोड डेंसिटी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो वाज नॉट अप टू द मार्क. तो इस तरह काफ़ी इश्यूज थी, अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इस सिचुएशन में जब चाइना और पाकिस्तान ने कमिट किया कि हम सीपेक को आगे लेके जाना चाहते हैं और उसको डेवलप करते हैं, एक कॉरिडोर बनाते हैं, तो उस वक्त कुछ कमिटमेंट्स की गई और वो कमिटमेंट इस तरह थी कि उसमें सबसे पहले हमारे जो इन बॉटलनेक्स थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनको आइडेंटिफाई किया गया. उसमें एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज़ किया गया और उस वक्त कमिट किया गया कि हम 17,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो हम जनरेट करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन को इम्प्रूव करेंगे. इसके अलावा पावर पार्क्स की भी उस वक्त बात हुई थी. फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक स्टडी हुई, मोनोग्राफिक स्टडी 2015 में कंप्लीट हो गई. उसमें 3 अलाइनमेंट आइडेंटिफाई किए गए, काशगर से लेके बुरहान इस्लामाबाद तक, और फिर वहाँ बाइफर्केशन हुई. एक रूट जो था वो वेस्टर्न अलाइनमेंट, ईस्टर्न अलाइनमेंट और सेंट्रल अलाइनमेंट का. तो मैं वैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप cpv.gov.p के हमारी जो वेबसाइट्स है इसके ऊपर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको ये सारा डिटेल वहाँ पे भी मिल जाएगा कि कौन कौन से रोड किस अलाइनमेंट में हैं. इसमें ये भी कमिट किया गया, कुछ रोड्स ऑलरेडी थी, इनकी इम्प्रूवमेंट थी, और कुछ जो थे ना वहाँ रीअलाइनमेंट या एक न्यू अलाइनमेंट डेवलप करनी थी. तो ये सारा कुछ उस वक्त डिसाइड हुआ. उसके बाद और इनिशियली जो फोकस रहा वो 4 एरियाज जिसको हम कहते हैं 1+4 पोर्टफोलियो, उसमें गवादर,
को डेवलपमेंट डेफिनेटली, क्योंकि उसको हम जेवल सीपेक कहते हैं, जो टर्मिनल पॉइंट कॉरिडोर का था ऑनवर्ड पे वो कनेक्ट हो रहा था बाकी कंट्रीज़ और रीजन के साथ। तो गवादर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसमें इनिशियली जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम हुआ वो एनर्जी, क्योंकि आपको भी पता है जो एनर्जी शार्टेज वगैरह जो इशू था इसी के ऊपर। तो कुछ कम इसी से जो है ना सीपेक का सफ़र स्टार्ट हुआ, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें बाकी एरियाज़ भी आते रहे, और जो लॉन्ग टर्म प्लान था उसमें भी बड़ा काम शुरू हुआ। मिनिस्टर साहब यहाँ पे भी आ जाएंगे। उसने इस पूरे प्रोसेस को खुद लीड किया और एक कम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट होता वो बनाया गया। वो भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप डाउनलोड करें, जिसमें 7 एरियाज़ जो थे डिफरेंट उनको आइडेंटिफाई किया, जिसमें काम जो मैंने कुछ आपको बता भी दी, और कुछ फर्दर आईटी और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और उसके साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी इनको भी शामिल किया गया। तो उस डॉक्यूमेंट में हमारी कोई कमिटमेंट्स हैं। अभी रिसेंटली हमने एक स्टडी भी की है और हमने इसको देखा है कि बेस लाइन यानी कि उसमें कमिटमेंट्स और अभी तक इसमें कितना काम हुआ है। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ कि अगर हम रोड्स, चलो हम एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी में 17,000 की कमिटमेंट थी, और अभी तक जो है 12 प्रोजेक्ट्स एनर्जी में कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से 10 जो है वो जनरेशन के हैं, एक इवैक्यूएशन का है, ट्रांसमिशन लाइन लाहौर मेटियारी ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट है जो 4,000 मेगावाट की इवैक्यूएशन कैपेसिटी है उसकी। दूसरी मैं प्रोजेक्ट के हवाले से बात करूंगा, ये HVDC, ये हाई वोल्टेज डीसी करंट लाइन जो है, ये फर्स्ट टाइम पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें लाइन लॉसेस वगैरह जो इलेक्ट्रिकल साइड के है इनको अंदाज़ा होगा। तो ये प्रोजेक्ट था, और एक जो था वो कोल माइनिंग का प्रोजेक्ट। तो ये 12 प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट अभी तक हो चुके हैं, और टोटल कॉस्ट जो है उसका तकरीबन 12 बिलियन डॉलर जो है इसकी टोटल कॉस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे रोड्स है। रीअलाइनमेंट में अगर मैं नार्दर्न रीअलाइनमेंट की बात करूं तो नार्दर्न साइड पे सिर्फ ताकोट रायकोट का एक कंपोनेंट है जिसकी रीअलाइनमेंट के लिए अभी चाइनीज़ टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, उस पर काम हो रहा है। बाकी जो है फ्राम पंजाब टिल बुरहान ये कंप्लीट है। कुछ या अगर मैं ज़्यादा फोकस इसी बलोचिस्तान साइड पे करूँगा और गवादर के हवाले से, तो गवादर को हिंटरलैंड के साथ कनेक्ट करने के लिए या हिंटरलैंड डेवलपमेंट के लिए जो 3 डिफरेंट रूट्स थे उसको भी मद्देनज़र रख के इसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी अभी हो चुके हैं। M8 जो है इसमें कुछ सेगमेंट मिसिंग है, बाकी वो कंप्लीट होने वाला है। क्वेटा टू गवादर आपको पता है वो उस पर भी काफ़ी काम हो चुका है, प्रोजेक्ट्स आलमोस्ट कंप्लीट हैं, और मकरान का ऑलरेडी था। तो ये 3 अगर प्रोजेक्ट्स जो गवादर को विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री विद द हिंटरलैंड बेसिकली इट कनेक्ट्स, ये हो जाएंगे तो गवादर की जो वाइबिलिटी है बिजनेस वो इम्प्रूव भी हो जाएगी। बाकी जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मोहसिन साहब यहाँ पे बैठे हैं वो आपको ज़्यादा बता देंगे। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा 9 ECZ हमने प्रायोरिटाइज किए थे, हर प्रोविंस को दिया गया एक ECZ, और कुछ फ्री जोन गवादर फ्री जोन भी इस बीच में था। और उसके अलावा जो है ना इसमें 4 को प्रायोरिटी भी हमने रखा, और 4 में से बुस्तान ECZ भी है जिसका आर्किटेक्ट यहाँ पे बैठा है वो आपको भी करेंगे। जी प्लीज़। और इसके बस मैं इसको थोड़ा कंक्लूड कर नेक्स्ट फेज में ओके। तो एनीवे ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा दूसरा में ये था कि 4 से तो हमने स्टार्ट किया था स्पेशल यानी कि एरिया से। अभी करंटली 11 जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, जिसमें एग्रीकल्चर एंड IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और ये सारे जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स सारे मिला के 11 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बन गए हैं। अभी 11 JCC जो अभी हुई है लास्ट मंथ उसमें we have to cut you off there because we have other speakers and we'll come back to you again, sir. Thank you very much. आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर लियाकत, आपने एक बहुत comprehensive overview दिया। Energy sector is the prime beneficiary of CPEC cooperation, followed by transportation and communication infrastructure, जिसमें सक्खर मुल्तान और जो है KKH highways शामिल हैं। And now I would turn to the Pro VC of BUITEMS, Dr. Abdul Rahman. And Dr. Saab, I want to ask you to comment on the role of academia in sort of framing the discourse or the debate around CPEC. क्या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमूमी तौर पर और बिलखुसूस CPEC के हवाले से
हमारी एकेडेमिया का क्या रोल रहा है, और इस हवाले से बिलखुसूस बलूचिस्तान में BUITEMS, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान और दूसरे हमारे इदारे जो है उनके डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, वो क्या उनकी कंट्रीब्यूशंस रही हैं, तो अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया जमाली साहब। CPAC पे एक ओवरऑल जो ओवरव्यू था वो हमारे पैनलिस्ट ने दिया। उसमें जो 4 मेन सेक्टर्स थे, एनर्जी के हवाले से, कम्युनिकेशन है, गवादर है और चले जी कोशिश करते हैं। तो इसमें ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया गया। The expectations that the academia or the educational institutions had, so far पाकिस्तान से कोई 25 to 30,000 जो फैकल्टी है या स्टूडेंट्स है जो वहाँ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में गए और वहाँ से PhD और मास्टर्स की हद तक वो एजुकेशन लेके आए। और दूसरा जो मुझे एक चीज़ जो अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ, हमारे दूसरे यहाँ पे वाइस चांसलर साहिबान भी बैठे हैं, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को एज सच हमने CPAC सेंटर्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस्टेब्लिश किए, मगर वो CPAC सेंटर का रोल जो है वो मेनली चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाने की हद तक रहा है। और दूसरी बात जो है वो किसी हद तक उन्होंने कल्चरल एक्सचेंजेस लाइक दैट काइंड ऑफ इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए। BUITEMS was probably the lucky कि यहाँ पे एक थिंक टैंक जो है वो भी इस्टेब्लिश किया गया। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया गया। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए यू नीड टू हैव द एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, कि अगर आपके पास एविडेंस होगा, एंड एविडेंस कम्स फ्रॉम द बेटर रिसर्च। तो 2 चीज़ें जो मुझे इस वक्त CPAC को थोड़ा बहुत समझने में 2 चीज़ों की मुझे कमी नज़र आई। एक ये कि हमारी फैकल्टी को जितना होना चाहिए था इन्वॉल्व रिसर्च में, CPAC के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में, वो हम अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में हम वो सफिशेंटली नहीं कर सके। दूसरा, ओवर द लास्ट 3 days, बल्कि 4 days, we have been talking about the infrastructure, we have been talking about Balochistan, we have been talking कि Balochistan is the future of Pakistan। अब उस फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिशरीज़ के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, मगर हाउ मच आवर यूनिवर्सिटीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन द कैपेसिटी बिल्डिंग, आर प्रोड्यूसिंग द ह्यूमन रिसोर्स to sustainably execute these projects and sufficiently do it. I feel कि ये कमी है, and it can be a way forward in the second phase CPAC के, कि हम इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दें। Education has not been unfortunately the priority of CPAC, and I think it should be included in the second phase, though its emphasis is on industrialization, but education should be part of it. Thank you. Thank you very much, Dr. Abdurrahman. And I think you have correctly pointed out that there is a need for greater engagement between the academic institutions in Pakistan and China, and sort of more soul searching on behalf of our universities as to how they can provide more evidence-based analysis of initiatives under CPAC and other economic initiatives. I would now turn to Dr. S.N. Achakzi. डॉक्टर साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और आपकी मैक्रो इकोनॉमी पे गहरी नज़र है, तो आप ये बताइए कि ये डॉक्टर लियाकत ने बात की कि जी वो ग्वादर में भी इन्वेस्टमेंट हुई है, हाईवेज़ भी, मोटरवेज़ भी बन रहे हैं और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, तो स्पेसिफिकली बलूचिस्तान में जो CPAC के हवाले से पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुई है, चाहे वो हाईवे सेक्टर में हुई है, रोड सेक्टर में हुई है, बिजनेस और लॉजिस्टिक्स वाले एंड पे हुई है, तो is that enabling us, is that creating and to what extent is it creating the enabling conditions for industrial development in Balochistan? If you could comment on that. Thank you. Thank you, Jamali Saab, and thank you to the audience for taking out time and coming here and joining us. When we talk about Gawada or CPAC, we are opening ourselves to the international competition.
हमें सबसे पहले तो ये सोचना है कि हम उस कंपटीशन के लिए तैयार हैं. Now the world is these days accurate to the minute and they are trying to achieve to be accurate to the seconds. Our society, we are not accurate to the hour. हम अब minutes की कोशिश कर रहे हैं कि achieve करें. So what I see is a huge difference, a huge mismatch. हमें अपनी ethics पे काम करना है अगर हमने internationally compete करना है. Perceptions are very important. हम कहते हैं जी environment बेहतर हो गई है, लेकिन जब कोई visit करना चाहता है आप उसको इतनी security में move करते हैं कि वो डर के भाग जाता है. For giants, big businesses, it's fine. Metallurgical corporation वो अपना airport भी बना लेगा, वो अफगानिस्तान में भी business कर रहा है, वो अफ्रीका में भी business कर रहा है. लेकिन common people sitting here, students sitting here, the youth sitting here, we majority are middle class. We will benefit when the middle class will come here. So what, as a macroeconomist, I see an airport being developed at Gawada. Hotel एक अच्छा बन गया, but is it enough when we open ourselves to the international market? हम सड़कें बना रहे हैं, but I travel across Pakistan every year. सिवाय लाहौर इस्लामाबाद motorway के अलावा we don't have a decent toilet where I can go to the loo. And these are very basics. We need to get our basics right. हम overthink कर रहे हैं. हमें बहुत छोटे छोटे से काम करने हैं. हमें टाइम की इम्पोर्टेंस का ख्याल करना है. हमें अपनी कमिटमेंट्स की इम्पोर्टेंस का ख्याल करना है. बलूचिस्तान गवर्नमेंट in its limited capacity has done a wonderful job. गवादर में एयरपोर्ट कंप्लीट होने वाला है. खालिद मंसूर साहब ने इस पर बड़ी डिटेल में बात की. इलेक्ट्रिसिटी हम अभी तक पुराने तरीके से ट्रांसमिशन लाइंस का सोच रहे हैं. टाइम लगेगा. ऑफ ग्रिड चले जाएं, लोगों को सब्सिडी दे दें, कि कंपनीज को सब्सिडीज दे दें कि सोलर पैनल्स पे चले जाएं. हमने जोन्स पे काम किया बलूचिस्तान में बड़ा अच्छा. हमने आइडेंटिफाई कर दिया. हमने कोस्टल जोन जो कि बेसिकली बिजनेस एंड लॉजिस्टिक्स के लिए है. Central zone, we are focusing on mines and mineral. Government of Balochistan is working on it. National industrialization and logistics zone in the northern region. हम चले गए SEZs की तरफ. हब में हमने काम कर रहे हैं. It will take time. I understand. One very small example of my personal life. और हम माइक्रो इकोनॉमिस्ट आजकल बात करते हैं ऑफ माइक्रो फाउंडेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो आई रिलेट CPEC विद माइक्रो एग्जांपल. माय वाइफ इज़ फ्रॉम लाहौर. वो 15 साल में क्वेटा में अभी तक एडजस्टमेंट के उसे इश्यूज हैं. चाइनीज़, अच्छा वी स्पीक 3 कॉमन लैंग्वेजेस. वी आर फ्रॉम द सेम कल्चर. वी हैव सेम एंसेस्ट्री and everything else common. Still she is taking time. Chinese, we are a different culture, different ethnicity. We speak only common language is the sign language. If Google Translator is not working, if you don't have Wi-Fi, the sign language is the only common language. So everyone sitting here has to make his own strategy. That how will you benefit from this international opportunity? How open you are to accept the difference and making change in your lifestyles, adjusting to the international environment. आप अगर ये चीज़ें नहीं कर सकेंगे तो Chinese cannot benefit us. We are the ones who can benefit ourselves. So it depends on us how much and how quickly we want to gain from this amazing opportunity. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Hassan, and that was a beautiful example. I think, it should sort of give us pause, that, within our country, when people from different cultures come together, it takes them significant time to adjust and understand each other. So when you are collaborating across different cultures and national territories, it does take time. Now I would turn to Mohsin Sayyed Saab, and Mohsin Saab, a key pillar of, a key component of CPEC is industrial growth and development.
And the first phase, the early harvest phase of CPEC, which has concluded now, right? It was supposed to, and along with it, the demarcation of SEZs, right? 9 SEZs, I believe, were, planned to be set up under CPEC. So all of this sort of preparatory work was supposed to set the stage for industrialization or industrial takeoff, right? As I understand it. So could you please enlighten us on like how successful that SEZ strategy has been in terms of the setting up itself, the execution of that strategy, and then maybe in the second round we can ask you to comment on how do you see that future. But first, what has been the progress so far? Like, how do you see it as someone who has, set up industrial zones in Pakistan himself? जी थैंक यू वेरी मच जमाली साहब। पहले तो मैं ऑडियंस से ज़रा शेयर कर लूँ 1 मिनट के अंदर कि जब मैं बलूचिस्तान आया 2018 में, तो उस वक्त तक पंजाब में मैंने 3 इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए, सिंध में मैंने 3 SEZs इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए, KP में मैंने 17 इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जिनमें से 5 मैंने ऑपरेशनल कर दिए। तो जब मैं बलूचिस्तान आया तो मेरा ख्याल था कि मैं काफ़ी तैयार हूँ और यहाँ पे जो 4 मुझे दिए गए थे, बोस्तान, हब, चमन और खुशदार, तो ये मैं 2 साल के अंदर मुकम्मल कर दूँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मुझे मुश्किलात हुई और उसमें जो प्रोग्रेस स्लो हुआ, एक हमें कामयाबी हो गई, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद ने हमें सपोर्ट किया और बोस्तान को वो अर्ली हार्वेस्ट के अंदर ले गए। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हमें आई बाकी चीज़ की प्रोग्रेस करने के अंदर, उसमें 4 चीफ मिनिस्टर चेंज हुए, 5 चीफ सेक्रेटरीज चेंज हुए, 6 सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ चेंज हुए। तो इससे पहले कि अगर आप चेंजिंग जो मैनेजमेंट है उसको ऑन बोर्ड लेने के अंदर बहुत टाइम लगा। लकीली वो हम 2 केसेस ले गए इस्लामाबाद के अंदर और फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने हमें हेल्प कर दिया बोस्तान और हब को डिक्लेयर करने के अंदर। अब मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान के अंदर न सिर्फ ये कि हमें इंडस्ट्रियल जोन्स चाहिए, जो मेरा पर्सनल पैशन है वोकेशनल ट्रेनिंग का, मैं चेयरमैन टेफ्टा पंजाब रहा हूँ और हमने वहाँ एक इदारा बनाया पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन बच्चों के लिए हमें जॉब्स चाहिए। ये जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं इनके लिए भी चाहिए, जो स्कूल के ड्रॉप आउट हैं उनके लिए भी चाहिए, जो टेक्निकल ट्रेंड मैन पावर है उनके लिए भी चाहिए। तो KP की स्ट्रैटेजी बलूचिस्तान को अडॉप्ट करनी चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके पास कमर्शियल एक्टिविटी जोन होना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल जोन हो, चाहे वो स्पेशल इकनॉमिक जोन हो, चाहे वो 10 एकड़ का हो, 50 एकड़ का हो, 1000 एकड़ का हो। लेकिन आपको चाहिए कि इंस्टीट्यूशनली प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को चाहिए कि पूरे सूबे के अंदर इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए पॉपुलेशन सेंटर्स के हिसाब से और उनको बना के आगे लेके चलें। बाकी सूबों के अंदर भी हमने जोन बनाए, हमें तकरीबन 3 से 5 साल लगते हैं उनको कॉलोनाइज करने के अंदर। आपके यहाँ वो उससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि बोस्तान कॉलोनाइज हो गया है क्योंकि उसमें क्वेटा चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बड़ी अच्छी अपनी इनपुट्स दी और इसकी वजह से वहाँ पर वो आ गए हैं। हब के अंदर भी इंशाल्लाह हमें कामयाबी होगी, जैसे ही बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें इजाज़त देता है प्लॉट सेल करने की, क्योंकि अभी कराची इलेक्ट्रिक ने हमें बिजली नहीं दी है। जैसे ही बिजली आएगी इंशाल्लाह हमारा हब भी सेल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों ने जो भी आप आइडेंटिफाई करें, चाहे गडानी दें, खुशदार दें, चमन दें, गवादर दें, इंडस्ट्रियल जोन हम हर जगह बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2-3 बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट, चीफ सेक्रेटरी की सपोर्ट, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ की सपोर्ट और बाकी आपके जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हम डिलीवर कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ डिलीवरी में हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, इसके अगर आप मैं कंटिन्यू करूँ 5 मिनट के लिए, तो मैंने आपकी सारी सी कोस्ट पे ट्रैवल किया है। हमें चाहिए कि सी कोस्ट के ऊपर बच्चों को फिशरीज़ में ट्रेन करें, बोट मैन्युफैक्चरिंग, फाइबर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे जो उनमें किश्तियों में जो इंजन्स लगे हैं उनकी मेंटेनेंस पे ट्रेन करें। पंजगूर तुर्बत के अंदर जैसे हमने खैरपुर के अंदर खजूरों का जोन बनाया, इधर भी हमें चाहिए कि वो बनाएं। फिर मुस्लिम बाग और किला सैफुल्ला के अंदर हमें चाहिए कि क्रोमियम की जो इम्प्रूवमेंट है, रिफाइनरिंग है, एनरिचमेंट है, उसके ऊपर काम करें। हम अगर ज़ोब जाएं, ज़ोब के अंदर हमें चाहिए कि एग्रीकल्चर पे करें, ज़ियारत में भी इसी तरह करें, फूड प्रोसेसिंग करें। तो जो उस लोकल एरिया की एंडाउमेंट है
उसकी बेस के ऊपर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाएं, उसी की बेस के ऊपर इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएं, और जब वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो वो सारे के सारे वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। एंड आई गारंटी यू कि जितने भी यहाँ के बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं उनको हार्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसे जमालदीनी साहब ने कहा, फंड्स चाहिए आपको, लेकिन फंड्स के लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा आपको कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट के फंड्स पे नहीं रहना चाहिए, हमें चाहिए कि स्टेट बैंक के साथ मिल के, नेशनल बैंक के साथ मिल के इंडस्ट्रियल जोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लो मार्कअप के ऊपर बैंक से बोरो करें। अगर हमें 5% से कम पे अगर हमें मार्कअप के ऊपर फंड्स मिल जाते हैं, हम तकरीबन 2-2 साल के अंदर एक एक इंडस्ट्रियल जोन को एक्टिवेट कर देंगे और मिनिमम टाइम के अंदर ये लोन भी वापस कर देंगे। जैसे गंदम की खरीदारी के लिए गवर्नमेंट पैसे लेती है, तो हम बड़े कॉस्ट इफेक्टिव तरीके के साथ आपको इंडस्ट्रियल जोन्स भी बना के दे सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहसिन सैयद साहब। हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से उनके इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर जहांगीर बैठे हैं, who is a specialist on trade. तो Dr. Jahangir, आप and again I would urge very briefly, I'll emphasize very briefly, if you could speak about regional connectivity and trade under CPEC, how do you see the achievements so far in terms of regional connectivity and potential for trade under CPEC? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो रीजनल ट्रेड रहा है, एंड आई वाज लकी कि मुझे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जेनेवा से स्कॉलरशिप मिला। उसमें पूरी दुनिया का जो ट्रेड का डेटा है वो सिर्फ WTO में था, तो उसमें एक्सेस और वहाँ से डेटा लेना, तो वो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं वो डेटा का एक्सेस मुझे मिला। तो मेरा टॉपिक जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी पे है। आप अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना को देख लें तो उसमें 2 अल्फाज बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तकरीबन इन 2 अल्फाज के गिर्द पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो घूमता है। 2 अल्फाज है, रीजनल कनेक्टिविटी एंड रीजनल कोऑपरेशन। तो रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। वजह उसकी ये है कि सारी दुनिया में रिवाइवल ऑफ रीजनलिज्म हो रहा है, दुनिया वापस रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ आ रही है। लेकिन इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे जो 2 मेन रीजनल ब्लॉक्स हैं उसमें है एक ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके 10 मेंबर हैं, और दूसरा है सार्क। इन 2 को अगर हम देख लें तो दोनों जो है वो फेलियर रहे हैं। हम अगर यूरोपियन यूनियन के साथ रीजनल ब्लॉक के साथ इसको कंपेयर करें तो वहाँ इंटर रीजनल ट्रेड जो है वो 65% है। आसियान के साथ अगर कंपेयर करें वहाँ इंटर रीजनल ट्रेड 23% है। हम अगर सार्क को देखते हैं तो हार्डली 3 से 4% जो है वो हमारा इंटर रीजनल ट्रेड है। तो ये शो करता है कि इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो इतना कामयाब नहीं रहा। जो इनहेरेंट पोटेंशियल है पाकिस्तान का और इस रीजन का, उस इनहेरेंट पोटेंशियल को टैप करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें ये तो पता चले कि इनहेरेंट पोटेंशियल है कितना। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में ट्रेड करें और पाकिस्तान और ईरान ट्रेड करें और अपने ट्रेड को 5 बिलियन तक ले जाएं, तो क्या ये वो इनहेरेंट पोटेंशियल है? तो इसके लिए मैंने एक जो इकोनोमेट्रिक्स मॉडल है जिसको ग्रेविटी मॉडल ऑफ बायलैटरल ट्रेड कहते हैं, वो मॉडल फिट किया एंड इट टुक मी मोर देन 5 मंथ्स कि वो पूरी दुनिया का ट्रेड डेटा उसमें फिट किया गया और उसमें अगले 10 साल के लिए क्या ट्रेड होगा, रीजनल ट्रेड कितना होगा, ये प्रिडिक्शन जो है वो ग्रेविटी मॉडल से इसको कैलकुलेट किया गया WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें सबसे ज़्यादा जो रीजनल ट्रेड में यानी ECO कंट्रीज़ में है वो पाकिस्तान का ट्रेड है टर्की के साथ जो तकरीबन 97% है। यानी ग्रेविटी मॉडल ने जो पोटेंशियल कैलकुलेट किया, सपोज़ उसमें उस पोटेंशियल में पाकिस्तान और तुर्की जो है वो 97% ट्रेड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे अफ़गानिस्तान है जो तकरीबन 68% है।
ईरान का शेयर है ओनली 10%, और बाकी जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनका 10% से कम है ईसीओ कंट्रीज में। वाइल सार्क में, अगर सार्क में हम देखते हैं, अगेन अफगानिस्तान का 68% है और इंडिया का है 0.006%, जो बहुत कम है, और उसके पॉलिटिकल रीजंस हैं। तो ये वो पोटेंशियल है जो ग्रेविटी मॉडल से जो है वो कैलकुलेट किया गया। अब सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में मैंने अपने ग्रेविटी मॉडल में एक वेरिएबल डाला जो डमी वेरिएबल है। मिसाल के तौर पे मेरे पास डमी वेरिएबल थे बॉर्डर। अगर दो कंट्रीज आपस में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो ये ज़्यादा ट्रेड करेंगे कंपेयर टू एन अदर सेट ऑफ कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे। इसी तरह लैंग्वेज है, अगर दो कंट्रीज आपस में लैंग्वेज शेयर करते हैं, सेम लैंग्वेज बोलते हैं, तो ज़्यादा ट्रेड करेंगे। तो इसी तरह बॉर्डर और इकोनॉमिक ब्लॉक। तो सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो डमी वेरिएबल लगाया वो है ट्रेड फैसिलिटेशन अंडर सीपैक। या तो ट्रेड फैसिलिटेशन जो है वो रेफर्स टू ईज ऑफ मूविंग गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स। ये इसकी जो इसका रिजल्ट आया ग्रेविटी मॉडल का वो ये है कि ट्रेड फैसिलिटेशन अंडर सीपैक इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रेड। ट्रेड फैसिलिटेशन ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री बाई 1% increases exports by 5.5%. Trade facilitation of importing country by 1% boosts imports by 2.8%. And decrease in distance by 1% increases trade by 1.2%. अफगानिस्तान के बारे में मैं इकबाल को कोट करूंगा, आसिया यक पैकर आबो गिलस मिल्लत अफगान दर इन पैकर दिलस अज फसाद औ फसाद आशिया दर कुशाद औ कुशाद आसिया। Asia is a body built of clay and water, and Afghanistan is the heart in that body. If there will be peace in Afghanistan, then there will be peace in Asia. If there will be turmoil in Afghanistan, there will be turmoil in Asia. Last one. Extension of CPEC to Afghanistan. The road and rail project will be extended to Afghanistan and from there to Uzbekistan under CPEC. This will provide Pakistan a unique opportunity to leverage its geolocation for regional connectivity and would promote economic development for close to 3 billion people. यानी आधी दुनिया इससे benefit करेगी. 3 billion people in Pakistan. Afghanistan, China and Central Asian republics, these Afghanistan, Pakistan, China and Central Asian republics, says Federal Minister of Planning Development and Reform Professor Ehsan Iqbal. Thank you जी. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जहांगीर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी वजाहत की। जिस तरह न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, इसी तरह देयर इज़ अ ग्रेविटी थ्योरी ऑफ ट्रेड which shows that the trade between two countries is directly proportional to the size of their economies and inversely proportional to the distance between them, or on that criteria we are doing very poorly. मैं इसकी वजाहत करता चलूँ। देखें यहाँ जो मैंने आगाज़ किया, why our rhetoric on economic cooperation and economic development is flawed. हम कहते हैं कि जी we are on the crossroads of Asia and Middle East. If somebody were to ask me, I think we are flat out wrong. Actually, we have turned ourselves into an island. हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जो साउथ एशिया से हमें कनेक्ट करता है, वो इट्स लाइक एन आयरन वॉल। हम वहाँ से ट्रेड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल इश्यूज हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान का, वो अफगानिस्तान हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय पेरिनियल इंस्टेबिलिटी, तो उधर से भी हम सिवाय कुछ लिमिटेड बॉर्डर ट्रेड के नहीं कर सकते। हमारा जो तीसरा नेबर है ईरान, वो अंडर सैंक्शंस रहा है पिछले 30 साल से।
तो हम उनके साथ भी नहीं कर सकते. तो for all practical purposes, and I'm no economist, there are more distinguished economists here, but as a lay person, I see that we have, due to both our policies and some external factors, we have been turned into an island that is neither connected with Central Asia nor with South Asia. So we need to, our think tanks, our scholars, our practitioners have to think hard about how can we get ourselves out of this conundrum. Now I would turn now to my next speaker, Rafiullah Kakar. And Rafi, being an anthropologist, a social anthropologist, I want you to comment. मैं चाहूँगा कि आप बात करें कि जो CPEC के हवाले से जो हमारी expectations हैं, जो हमारी तवक्कुआत रही हैं पिछले 10-12 साल के दौरान, और उसके हवाले से फिर जो यानी एक जो है अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरह हमारी डिस्कोर्स भी जो है अप एंड डाउन जाती रहती है, फ्लक्चुएट करती है, और फिर देन देयर वाज सम डिसइल्यूजनमेंट विद इट इन द लास्ट 3-4 years, and then we again, with the coming of a new government in Islamabad, there is again hope, and I want you to comment whether our discourse around CPEC is framed correctly, and what would be a realistic criterion, for assessing our progress on CPEC. Thank you, Jamali Saab. Given the shortage of time, I hope you would forgive me for skipping the pleasantries and getting straight to the point. My humble understanding is that the public discourse around CPEC in Pakistan is based on unrealistic expectations and misunderstanding. On the one hand, there are people who say CPEC is a miracle that's going to change the turn around the fate of Pakistan. On the other hand, there are skeptics who think CPEC is going to is likely to become another East India Company. In presence of very distinguished economists here, I would humbly state that I think it's neither. CPEC is neither bound to become an East India Company or a miracle for any country. Then the question arises what it is. Whether CPEC becomes a source of growth and development for a country or a source of misery depends on a number of other factors, and in my humble view, the key factor in this regard is the capacity of participating countries in the BRI or initiatives such as CPEC. इस सवाल को समझने के लिए I would like to zoom out from this debate. BRI को समझना ज़रूरी है. मेरी humble राय में जब BRI को समझे बगैर हम expectations को ठीक डेवलप नहीं कर सकते. नंबर 1, BRI in my humble understanding, ये जो डिबेट है कि स्ट्रेटिजिक है या इकोनॉमिक है, चाइना के इकोनॉमी पिछले 10-12 साल से स्टेगनेट हो रही है और स्लो डाउन कर रही है. जो 90s में और 2000s में जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी थी वो अब उस तरह से सस्टेन नहीं कर पा रहे, और उसके जो कुछ रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं उनका हल BRI की सूरत में चाइनीज़ ने निकाला है. उसमें 3 आई वुड लाइक टू हाईलाइट. Number 1, the Chinese have surplus capital. They have the largest foreign reserves in the world, जो कि लो इंटरेस्ट बेरिंग अमेरिकन बॉन्ड की सूरत में इनके पास पड़े होते हैं, जिससे डॉलर पे डिपेंडेंसी. सो they want to diversify their surplus foreign reserves. B, China has surplus industrial capacity. पिछले 30 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी पब्लिक स्पेंडिंग करके जो डोमेस्टिक डिमांड है वो सैचुरेट हो गई है. नाउ वो डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से सरप्लस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है. सो सरप्लस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी. 3, there are certain sectors of the economy in which the Chinese have become globally competitive. आपके पास टेलीकॉम है, आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल्स में अभी वो आए हैं जिनमें द चाइनीज आर कॉन्फिडेंट कि फ्री ट्रेड अगर होगी दे विल बी द बेनिफिशरीज. सो आपको कुछ सेक्टर्स में चाइनीज आर competitive, they are looking for new markets. There are certain areas, particularly infrastructure heavy, surplus industrial capacity. And lastly, yes, the Chinese are looking for energy security. Energy security बहुत बड़ा issue. अब इन 3 को मिला के BRI को हमने समझना है. BRI ये ना aid है, ये ना development इमदाद है. It's mostly foreign direct investment. वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमर्शियल बेसिस पे उसके डिसीजन लिए जाते हैं. पाकिस्तान में CPEC में 70% इज FDI, 25 to 28% इज लोन, अराउंड 1 to 2% आर ग्रांट्स. अब इसको मद्देनजर रखते हुए
हर मुल्क की अपनी डोमेस्टिक सूरत हाल तयन करेगी कि इन चीज़ों से उनको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। अगर हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, द चाइनीज़ आर रेडी। I think the real issue is that the participating countries in BRI, their own ability to ensure that foreign investment in infrastructure and energy translates into wider growth gains, that capacity is limited. पाकिस्तान जैसे मुल्कों की वो कैपेसिटी लिमिटेड होती है। वो ममालिक जिनके अंदर ये सलाहियत है कि अगर मोटरवे बना भी लिया, 10,000 मेगावाट एनर्जी जनरेशन कर भी ली, these automatically and mechanically do not translate into economic growth. They are critical enablers of growth, लेकिन ये mechanically growth में नहीं lead करते। growth के लिए you need wider economic reforms. Now the issue with participating countries is there are countries which have this capacity and there are countries which don't. Pakistan, in my humble opinion, is among those countries which has very limited capacity to undertake the kind of softer complementary reforms that it needs to take. As a result, हमने जो investments की भी है CPEC में या और foreign funded loans में, उसका वो फ़ायदा हम नहीं उठा पाते जो let's say a country like Malaysia probably or South Africa might benefit. अब वो capacity क्यों नहीं है, रीजनल ट्रेड का पोटेंशियल क्या है, इस पे आखिरी रिमार्क के साथ मैं कंक्लूड करूँगा। एंड आई होप अगले उसमें हम चैलेंजेस पे भी आते हैं। वो मैं ये कंक्लूड करूँगा, वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जब हम इसको नहीं समझते, हमें एजुकेशन भी चाहिए, हमें गुर्बत का खात्मा भी चाहिए। दिस इज़ नॉट अ गुर्बत का खात्मा प्रोजेक्ट। They are not interested in poverty alleviation. CPEC is not substitute for your domestic poverty alleviation programs and development policies. ये हमें समझना है। दूसरा, जिस तरह से हम के गवादर पे कॉन्वॉय आ रहे हैं, रास्ते में मेरा पेट्रोल पंप किसी का, मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग है कि ये ऐसा भी नहीं है इतनी जल्दी। जिस तरह की जो जमाली साहब ने भी पॉइंट आउट किया, एक और डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर ने किया, given the national security framework that guides the policies of our state, उसमें कोई भी इन्वेस्टर इसको इस तरह इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। और दूसरा, वेस्टर्न चाइना में खुद इस वक्त इतनी इंडस्ट्रियल डिमांड है ही नहीं कि ऑयल के कॉन्वॉय यहाँ से आए, एंड इकोनॉमिकली इट डजंट मेक सेंस कि आप ओवरलैंड इसको ट्रांसपोर्ट करें और फिर वेस्ट है ईस्ट पार्ट पहुँचा दे, बिकॉज द इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन चाइना आर कंसंट्रेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। विद दिस आई कंक्लूड। Thank you, Hafiz Saab. Thank you very much, Rafiullah, for giving that very sort of pithy and to the point assessment of the sort of the pitfalls in our national discourse around CPEC, and what might be a good way of sort of understanding and grasping the challenge posed by converting infrastructure development and energy security into economic growth and industrial activity. And I just want to throw, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं इसकी एक बहुत आपको सादा सी मिसाल दूंगा फ्रॉम जो रफ़ीउल्लाह और मुझे दोनों को से रिलेटेड है कि एक एल्डरली साहब हैं जो बलूचिस्तान के एक दूर अफ्तादा ज़िला बारखान से उनका ताल्लुक़ है, और वो समहाउ किसी ने उनके जहन में ये बात डाल दी या वो टीवी देखकर ये समझ बैठे कि जो उनके गांव में जो छोटी सी डिस्पेंसरी बननी है उसकी फंडिंग CPEC से होगी। आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ गिव इट आउट। तो वो जो है वो पहले रफ़ीउल्लाह के पास 6 महीने आते रहे यहाँ पर और कहा कि देखो ये मेरी डिस्पेंसरी है गांव की है, इसको आपने CPEC में शामिल करना है। And Rafiullah, the poor fellow, he tried to wall it off and eventually he sort of threw the ball into my court, और अब वो शरीफ आदमी जो है उसका जेन्युइन मसला है, वो जो है मेरे पास 2 महीने से आ रहा है बारखान से, कि ये जो मेरी डिस्पेंसरी, एंड ही मिसप्रोनाउंसेस रफ़ीज़ नेम, रफ़ीकुल्लाह ने तो मुझसे वादा किया था कि वो CPEC में डालेगा, So this shows that how much we have sort of in some ways failed to grasp what CPEC is really about, and what should we demand or not demand, or what should we ask or not ask of this bilateral cooperation agreement.
Our first round of questions and discussion was regarding achievements and progress, and the second round we will talk about the challenges. So I want to sort of start with Dr. Abdurrahman. डॉक्टर साहब, सो आपने ये तो बताया कि एकेडेमिया जो है वो उस तरीके से जो है वो अपना एनालिसिस शायद नहीं कर पाई है, और दूसरा ये कि एकेडेमिया को उस तरह से शामिल हाल भी नहीं किया गया ओवर द नेशनल डिबेट ऑन CPEC, मासवाए चंद जो है ना सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने के। तो आप खुद डेवलपमेंट फील्ड में आपका बहुत वसी तजुर्बा है, यू आर एन एक्सपर्ट। आप ये बताएं कि लुकिंग फॉरवर्ड, हाउ डू यू सी एकेडेमिया, हम एकेडेमिया क्या चीज़ बेहतर कर सकती है और गवर्नमेंट क्या चीज़ बेहतर कर सकती है टू बेनिफिट फ्रॉम द सिनर्जीज between government and academia to have an evidence-based debate around CPEC and take it forward? I don't want to spread this negative feelings here, क्योंकि हम सब शायद गिले और शिकवे कर रहे हैं कि that we have not been fully involved, the trade has not been done, जो हम expectations हैं हमारी, the main purpose of the CPEC is not what we have been talking and expecting from it. I would see the way forward that the knowledge corridor, probably in the second phase, is one of the priorities. I think that should be strengthened. Consortium ki had tak, they have made a consortium of the universities. I think there are about 15 or 16 universities so far, the members of it. And I would like to see that very expanded to all the 4 provinces. And since Balochistan being the, at the front of the spring, starting from Gwadar, the universities in Balochistan should fully be involved in it, and the human resource development for running of the institution is very important. जैसे ही वो qualify होके आते हैं China से, तो they should cascade what they are learning in a better way for our students, as well as जैसे यहाँ पे बात की गई, we talk about the master degrees and PhDs. In the modern economy, I think the most required is the skill. चाहे वो even आपकी industry चलाने के लिए हो, तो skill is more important than earning those degrees. So digitization is one of the other initiatives which I think that the universities should first work on it, and second, they can deliver on all the projects which are coming through the CPAC. So this is the second point that which I would like to see. More and more forums are required for people-to-people interaction between the Chinese and the Pakistanis, as well as within the Pakistan. The strengths that some of the institutions that we have, the engineering universities or the social sciences general universities, interaction जो है उसको discuss नहीं किया जाता as much as it is needed. एक और जो शुरू में मैंने बात की थी कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में ऑरिक होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, होनी चाहिए, ताकि हम रिसर्च बेस्ड अवेयरनेस प्लानिंग हो। और वो प्लानिंग कल परसों भी हम ये बात करते, कुछ प्लानिंग हमारे पास काफ़ी सारी है, उसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन को अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो जाता है। एंड वी शुड लुक इनटू जो एकेडेमिया है, अगर वो इस तरह के फोरम्स प्रोवाइड कर सके कि वो रियलिटी और एविडेंस बेस्ड हो, ताकि वो पोलिटिसाइजेशन ऑफ द इंटरवेंशन जो है वो काफ़ी हद तक हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तजावीज़ दी। एंड आई होप कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के लीडर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की लीडरशिप है, दे आर लिसनिंग to these comments, and as well as our colleagues in the government. हम अक्सर जो है गवर्नमेंट और रिसर्च कम्युनिटी और पॉलिसी कम्युनिटी के दरमियान गैप की बात करते हैं, तो seminars and colloquia conferences and colloquia like this, which PIDE has arranged, are an ideal forum for the two sides to sort of bridge that gap.
तो मेरे मोहतरम जो सीनियर्स हैं गवर्नमेंट में जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़्यादा इस हवाले से इंगेजमेंट बढ़ाएं एकेडेमिया के साथ। नाउ आई विल मूव ऑन टू डॉक्टर एहसन। डॉक्टर साहब, आपने हमें अपने इब्तदाई कलमात में बताया कि जो है हमें बहुत सारे जो है छोटे छोटे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो हमें ऑन आवर ओन भी हमें कुछ सॉफ्ट डेवलपमेंट्स अंडरटेकन करनी होंगी टू complement the investment in infrastructure, right, that has been happening under CPEC. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि moving forward आप क्या देखते हैं कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, वो on the softer side, whether on the business side or in terms of the overall connectivity, not just regional connectivity across the borders जो डॉक्टर जहांगीर ने बात की थी, बल्कि इवन रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी विद इन पाकिस्तान जो है, अगर आप अपने तासुरात हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान चेयर मेरे ख्याल है आने वाले, सो वील जस्ट ladies and gentlemen, honorable minister for planning. Ladies and gentlemen, honorable federal minister Professor Ehsan Iqbal. Assalamu alaikum, sir. I would extend a very warm welcome to the chair of our panel today, Honorable Professor Dr. Ehsan Iqbal, the Honorable Minister for Planning, Development and Special Initiatives, Government of Pakistan. And सर, आपके आने से पहले हमारी डिस्कशन चल रही थी और हमने डॉक्टर एहसन एचक्सी से ये सवाल पूछा था कि जो हार्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं अंडर सीपेक, उनको कम्प्लीमेंट करने के लिए सॉफ्ट साइड पे क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो है हम कर सकते हैं, क्या ऐसे स्टेप्स हम ले सकते हैं, तो डॉक्टर एहसन, इफ़ यू कुड सॉर्ट ऑफ इनलाइटन अस। थैंक यू वेरी मच सर एंड वेलकम टू क्वेटा। मैं अभी तक we have over the phase 1 of CPEC, and when we talk about the achievements, people will tell us कि जी चाइना ने $25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के आज बहुत से सीनियर साथी बैठे हुए हैं। मेरी एक सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, एक क्वेश्चन है कि पार्टनर्स आपके साथ अच्छा काम तब करते हैं जब यू आर ऑल्सो कमिटेड टू द कॉज। बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्यों कमिट नहीं करती कि बेशक 200 मिलियन 500 मिलियन हम हर PSDP में रखेंगे ऑन CPEC, वी विल इनवाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिकली टारगेटेड ऑन CPEC। हमारी सीरियसनेस कब शो होगी? I congratulate Planning Commission for starting Rasta, which is becoming a research brand now. Rasta round 1, the applications were in 2 digits. Round 4, the applications are in 4 digits. Round 5, I'm sure it will go to 1,000 plus applications. So, sir, a small request, can federal government can develop a knowledge economy within Pakistan from Pakistani resources on developing a knowledge corridor, engaging universities on the patterns of Rasta, where competitive grants are awarded to people who are looking for opportunities, good and positive work. कि क्या हम अगले PSDP में कोई ऐसा प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि पाइड लीड ले रिसर्च की CPEC के अराउंड, और वी विल स्टिल लुक टू द चाइनीज कि जी चाइनीज क्या करेंगे? We take 2 steps and believe me, they are so ready when they will see our commitment. Right now I see our strategy as a rip-off strategy. कि कितना पैसा उनसे निकलवा सकते हो, हम 2 कदम चल के देखें, they'll take 10 steps and they are way more serious in this. Thank you very much. I would now move on to Mohsin Sayyed साहब। मोहसिन साहब, आपने हमारे पहले राउंड जो ऑफ क्वेश्चंस था उसमें आपने कहा था कि हमारे यहाँ सूबाई हुकूमत के लेवल पर सूबों में फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स और फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन अ हर्डल इन डेवलपिंग द SEZs एट द पेस दैट इट वाज रिक्वायर्ड। लेकिन आपने साथ में पॉजिटिव एग्जांपल्स भी दी कि जहाँ पर लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके जो है इंडस्ट्रियल जोन डेवलप हुए। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बलूचिस्तान of Pakistan as a whole,
and but also regarding Balochistan, how do you see the future of SEZs? What are some of the steps? What are some of the things that we can do right to lead industry development using the SEZ model? इसमें जमाली साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है वन विंडो सर्विस और एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट नेटवर्क जो इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए होता है। जब मैंने अपना यूनिट कोट लखपत में लगाया तो मुझे प्लॉट, बिल्डिंग अप्रूवल, बिजली, पानी, गैस के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। सुंदर के अंदर हमने वन विंडो सर्विस दी जिसकी वजह से वहाँ पे आज 700 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। तो हमें बलूचिस्तान के अंदर भी पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क्स, केपी इकनॉमिक जोन्स की तरह बलूचिस्तान इकनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी जो कि अब बन गई है, उसको हमें ऐसे लोगों के साथ लीड करना चाहिए जो वन विंडो सर्विस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ एक दफ़ा प्लॉट लेगा, बाकी सारे काम वो इदारा करके उनको देगा। अगर आप वन विंडो सर्विस शुरू कर देंगे तो न सिर्फ ये कि आपके पास लोकल बलूचिस्तान का इन्वेस्टर आएगा, आपके पास बाकी पाकिस्तान से, कराची से, लाहौर से, पेशावर से, इस्लामाबाद से इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, क्योंकि उनको आसानी से आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वो मार्केटेबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और मार्केटेबल प्रोडक्ट आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं लेकिन कल्चर ऑफ सर्विस नहीं है। लीडा के अंदर बड़े मसाइल थे, अब हल्के हल्के लीडा अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहा है तो वो करेंगे। और अब देखें चाइनीज़ आना शुरू हो गए हैं। हम चाहते हैं कि चाइना के साथ साथ बाकी मुल्कों से भी लोग आएँ, सिंगापुर से आएँ, मलेशिया से आएँ, बाकी साउथ ईस्ट एशिया से आएँ, यूरोप से आएँ। तो जितना हमारा डाइवर्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें सारी दुनिया से अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू होंगी तो एक तो हमारा अपना लर्निंग कर्व होगा और हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है वो कम्पेटिटिव होती जाएगी। हाँ, मसलन अभी चाइनीज़ आए हैं, वो सिरेमिक्स की फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट में उन्होंने लगाया है। उन्होंने एक कल्चरल चेंज लेकर आए हैं हमारी टाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जहाँ पे हमें एनर्जी एफिशिएंसी का ख्याल भी नहीं था, अब हर शख्स अपनी जो फर्नेसेस हैं उनको ठीक कर रहा है। अभी केपी में वो स्टील यूनिट लेकर आ रहे हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी मेल्टिंग सर्विसेज शुरू हो रही हैं, वरना पहले हम इलेक्ट्रिक आर्क के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह धावेजी में, सिंध में भी वो आ रहे हैं। तो ये एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, ये ठीक है कि उनको अपनी वहाँ पे इंडस्ट्रियल क्योंकि सरप्लस हो गई है और उसकी वजह से वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हमें दो चीज़ें चाहिए पाकिस्तान को, हमें इंडस्ट्री चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए। तो अगर वो हमें इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें चाइना के साथ कदम मिला के चलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें बाकी दुनिया से भी लोगों को ला के रखना चाहिए और कंपटीशन में लेकर आना चाहिए ताकि हम उन लोगों का फ़ायदा उठा सकें, न सिर्फ कि हम एक किसी मुल्क या उसके गिरवी के अंदर आ जाएं। तो यस, बलूचिस्तान के पास हमारे पास ब्लू इकॉनमी है, हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर है, तो हमें चाहिए कि इन सब चीज़ को कैपिटलाइज करें। एंड आई थिंक कि आपका प्लानिंग एंड P&D जो है वो उसको लीड करना चाहिए और एक कलेक्टिव ग्रोथ लेकर आएँ ताकि यहाँ पे कम से कम 5 से 10 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ ऑफ बलूचिस्तान इज़ क्रिएटेड। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहसिन सैयद साहब। और आपने दुरुस्त कहा कि हमें जो है स्किल डेवलपमेंट पर एम्फेसिस करना चाहिए। ठीक है, वी हैव प्रोड्यूस्ड मैनी PhDs एंड MPhil graduates, लेकिन मे बी वी may not need in the future not so many PhDs. Of course we do need PhDs, that's how I earn my bread and many of you do, but beyond that we need to upskill our people. Everyone cannot go to do a master's or PhD, and who will run our factories if we don't? एंड सेकेंडली जो बलूचिस्तान के हवाले से, और मुझे बहुत खुशी है कि इस दफ़ा जो लास्ट JCC 11th JCC हुई है उसमें एक जो है चाइनीज़ साइड के साथ ऑनरेबल मिनिस्टर और उनकी टीम ने हमारी कोस्टल टूरिज़म और कोस्टल डेवलपमेंट का आइडिया भी शेयर किया है। तो पूरी दुनिया में जब EU, चाइना और दूसरे ममालिक रीजन्स जो है वो अपनी ब्लू इकानमी को लेवरेज कर रहे हैं, तो हमारा जो बलूचिस्तान का जो कोस्ट लाइन है और पाकिस्तान का जो 1100 किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है, और फिर हमारा इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो अगर हम उसको मिला लें तो ये हमारा मेरा ख्याल है 5वां बड़ा सूबा बन जाता है
अगर हम डीप सी के अंदर हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और अब तक हमारी जो स्ट्रेटजी है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट आई वुड कॉल सी ब्लाइंडनेस. Maybe I'm not being fair, लेकिन ये है कि we have to leverage that capacity to develop our coastal zone. For the final round of comments, I would turn to Rafiullah Kakar. Rafi, आपने अपने उसमें बताया कि हमारा जो national discourse था, what have been the problems with our national discourse which has been unrealistic, कि एक बिजनेस टू बिजनेस FDI लेड जो इनिशिएटिव था उसको लोगों ने अपने जो है लोकल लेवल के गली मोहल्ले के मसाइल के हल की जगह समझ लिया था, और उसकी वजह से कुछ लोगों में मायूसियाँ भी पैदा हुई. तो मूविंग फॉरवर्ड अब अर्ली हार्वेस्ट फेज तकरीबन कंप्लीट हो गया है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत सारे प्रीरेक्विजिट्स हैव बीन इन प्लेस. So moving forward, what are the challenges you foresee, in terms of both our national debate, but also in more specifically regarding, CPEC initiatives? Thank you very much. I'd quickly highlight 3 challenges जो as a student of political economy and development IEC के CPEC के रास्ते में बड़े रुकावट है, और moving forward उनको एड्रेस किए बगैर हम वो गेन्स या पोटेंशियल रियलाइज करना मुश्किल होगा. I think the first is minimum level of political stability and continuity. Foreign investment cannot thrive in an environment of uncertainty, and it is going to be even worse if there is an ongoing conflict. पहला wider पाकिस्तान में एक political stability और consolidation के बगैर इतने बड़े initiatives आगे नहीं बढ़ेंगे. इन केस ऑफ बलोचिस्तान आई वुड ऑल्सो स्ट्रांगली रिकमेंड के amidst एन ऑन गोइंग इंसर्जेंसी और कॉन्फ्लिक्ट, अगरचे वो लो स्केल ही है, जब इस तरह के इनिशिएटिव्स आते दे आर बाउंड टू क्रिएट इंसेंटिवाइज एंड पुश मिलिटराइजेशन ऑन बोथ साइड्स. तो और मिलिटराइज्ड इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट नहीं हो सकती, पर्टिकुलरली इफ इट इन्वॉल्व्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विच मीन्स कि दूसरी मेरी हम्बल रिकमेंडेशन ये कि some minimal level of peace and stability in Balochistan and political reconciliation. Political reconciliation होगी, nature of political settlement को inclusive बनाया जाएगा, तो उससे इसके लिए साजगार हालात पैदा होंगे. दूसरा मेरी humble suggestion ये and ये challenge ये कि I think our national security paradigm is a challenge in the way of realization of our economic vision, और उस national security paradigm को visit किए बगैर रीजनल ट्रेड और ये जितने हमारे लॉफ्टी एम्बिशियस गोल्स है इनको अचीव करना मुश्किल है. मेरी हम्बल सजेशन उसके लिए ये है कि नॉट ओनली नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम रियलाइज़ किया जाए, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारा विजन है हम थोड़े से रियलिस्टिक हो जाए और थोड़ी सी छोटे लेवल से स्टार्ट करें. मिसाल के तौर पर पिछले 20-25 साल से रीजनल जियो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं. रीजनल जियो इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, रीजनल जियो इकोनॉमिक्स भी हम अचीव नहीं कर पाए और नेशनल सिक्योरिटी के भी उस तरह से गोल्स अचीव नहीं किए. सो बजाय द परसूट ऑफ रीजनल जियो इकोनॉमिक्स इज द परसूट ऑफ अ होली ग्रेल. I think we should switch to a more simpler and doable strategy. वो है SMEs पे फोकस, कि हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल रीजनल जियो इकोनॉमिक्स और वैसी ये रीजनल रेंट सीकिंग से छोड़ के हमारी जो असल स्ट्रेंथ है वो SMEs है, जिसमें आम आदमी एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री जिनकी लाइवलीहुड्स एसोसिएटेड है अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स. सो हमें SMEs पे फोकस करके अपनी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ उन लाइन पे लानी चाहिए. तीसरा और आखिरी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चूँकि ये एक्सपेक्टेशंस बनती है कि CPEC या फॉरेन इन्वेस्टमेंट सब्स्टिट्यूट है हमारे डोमेस्टिक डेवलपमेंट पॉलिसीज़ का, जो कि नहीं है, लेकिन ये भी याद रखें FDI पाकिस्तान में नहीं, कहीं पे भी जब FDI आया है FDI का बिल्ट इन उसके डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस है और उसके डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है. जहाँ पे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनते हैं वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स होती है लोकल कम्युनिटीज़ की, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाती है, ये उसका पार्ट है. अब उसके लिए अगेन उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कसूर नहीं है, उसके लिए वी नीड टू कंप्लीमेंट दैट विद डोमेस्टिक डेवलपमेंट पॉलिसीज जो इक्विटी की बुनियाद पे उन रीजन्स को कंप्लीमेंट करे, ताकि ऐसा ना हो कि
आइलैंड्स में एक जगह बहुत डेवलपमेंट हुई है विद इन सेम लोकेलिटी बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, और 10 किलोमीटर के पेरीमीटर से जब आप बाहर निकले लोगों के पास बुनियादी वसाइल ना हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जिधर FDI हो उसको हम कम्प्लीमेंट करें, बैकअप करें by investment in human capital and basic needs of people through our own resources rather than expecting a foreign country कि वो हमारे इन resources में या basic services में invest करे. These three, in my opinion, in addition to the technicalities, broader political economy challenges है, अगर हम इनको address करें, I think we can translate the potential of CPEC and harness it. Thank you very much, Rafi, for those concluding remarks, and I think you have hit the nail on the head. कि ये बहुत अरसे से हमारी जो है डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी का एक अनस्टेटेड assumption रहा है, क्योंकि वी आर सिटिंग ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ 3 important regions, South Asia, Central Asia and the Middle East, and so somehow, you know, the global powers and our regional partners, you know, would keep financing our development needs just because we occupy a prized possession of geostrategic real estate. That is not going to happen, and we should not depend on that. And instead, we should move towards regional integration. और उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल जो है चाइना की अपनी डेवलपमेंट है कि जब चाइना जो है अभी तक जो है वहाँ पे पॉवर्टी के इश्यूज सॉल्व नहीं हुए थे, तो उन्होंने जो अपने मिलिट्री स्ट्रेटजिक इश्यूज थे, चाहे वो हांगकांग के साथ था, चाहे वो ताइवान के साथ उनके जो इश्यूज थे, वो उन्होंने जो है उस तरह से उनको स्ट्रेस नहीं किया. They let themselves, in my humble opinion, you know, develop, become economically more powerful, and then once they became so powerful, then they started sort of asserting those claims more forcefully. So perhaps we can, you know, learn from that example as well. और हमारे दूसरे जो दोस्त हैं, उन्होंने जो मेन जो हाईलाइट्स एम्फसाइज किए कि जी जो CPEC के अंडर हार्ड इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवे सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन में, एनर्जी में, दे शुड बी अकम्पनीड बाय सॉफ्ट पॉलिसीज एंड complementary soft initiatives which are business friendly, one window operation, you know, not touching the management, not changing the management too frequently, you know, to promote, reassure, you know, the business community. और lastly ये बात हुई कि जी हमें जो हमारी जो सोशल डेवलपमेंट नीड्स हैं, तो ये तवक्को करना या ये तकिया करना कि जो फॉरेन असिस्टेंस है या बाइलेटरल कोऑपरेशन है CPEC के अंडर, वो हमारे लोकल मसलों को भी हल करेगा, ये गलत है. हमें जो अपने डिस्ट्रीब्यूशनल इश्यूज़ हैं उनको अपने लोकल फाइनेंसिंग से ही हल करना होगा. हमारे जो अगर ग्वादर में पानी का मसला है तो उसके लिए PHE डिपार्टमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा. उसके लिए वफाकी हुकूमत की तरफ या CPEC की तरफ देखना शायद मुनासिब रवैया नहीं है. तो with these remarks I will conclude you know, the discussion and hand over the mic to Dr. Fahim Jahangir to take the session forward. Thank you very much to all the participants and the audience for being such patient listeners. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Hafiz Jamali and the distinguished panel. Hafiz Jamali Sahab was a perfect moderator for us. He's the son of the soil, Balochistan. He's the representative of Balochistan in Islamabad. He knows PIDE, and he's the honorable member of the Research Advisory Committee of Rasta as well. So too many heads, sir, and thank you so much. And thank you so much, all the members.